तो यार आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी पूरे जेई एस्पिरेंट की 2 साल की जर्नी बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो एग्जैगरेट करके बताते हैं कि तुम ये सारी चीज़ें करो तभी जाके तुम्हारा आईआईटी निकलेगा। लेकिन इस बार मैं तुम्हें इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा जो मैंने की थी, जिनसे मेरा आईआईटी निकल चुका है। बहुत सारे मिथ्स हैं जिनको मैं गलत प्रूव करने वाला हूँ इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। यार मैं हूँ आकाश रमौत फ्रॉम आईआईटी रुड़की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। और बात करते हैं एकदम इनिशियल डेज की। तो यार मैं 10th क्लास तक हमेशा एक एवरेज बंदा रहा हूँ। 10th क्लास तक मैंने आज तक एक भी ओलंपियाड या फिर एक भी एकेडमिक कंपटीशन में फर्स्ट क्या थर्ड भी प्लेस हासिल नहीं की है। हमेशा मेरे पास सिर्फ सारे कंपटीशन ओलंपियाड्स के सिर्फ सर्टिफिकेट फॉर पार्टिसिपेशन पड़े हैं, उनकी एक फाइल बन चुकी है। इतने पार्टिसिपेशन किया मैंने लेकिन जीता एक में भी नहीं। बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर्स की तो उसमें भी मैं कुछ नहीं था, उसमें भी मैं एवरेज था। मैं पढ़ाई भी नहीं करता था, शैतानी जरूर करता था, शैतानी टाइम पास वगैरह करता था 10th तक अच्छा। और कुछ चीज़ में अच्छा नहीं था, हर चीज़ में एक एवरेज बंदा था। एंड इसीलिए बहुत बार टीचर्स भी कहते थे यार मेरे को कि यू आर गुड फॉर नथिंग। एंड वो उस टाइम पे सिचुएशन मेरे पे मतलब बैठती भी थी, एकदम सही स्टेटमेंट थी वो मेरे पे कि हाँ मैं गुड फॉर नथिंग हूँ एंड आई एम लूजर। ये लूजर की जो डेफिनेशन है उस पर मैं आ रहा था कि मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं था। वो टाइम पे ये बात चुभती जरूर थी, बट इसका मैं कुछ काउंटर कह नहीं सकता था क्योंकि ये बात सच थी उस टाइम पे काफ़ी हद तक। फिर ऐसे ही मैंने 10th का एग्जाम दिया यार, मतलब उसमें भी 90% भी नहीं बने 10th के एग्जाम में। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने कहा कि यार 10 लाख लोग बैठते हैं सीबीएसई 10th एग्जाम देने, उसमें से 2 लाख लोग 90% से ऊपर निकालते हैं। जो तू एग्जाम देने अभी जाएगा 2 साल बाद, जिसकी तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है, उसमें सिर्फ 15-20 हज़ार सीट्स हैं आईआईटीज के लिए। तू अगर उन टॉप 2 लाख में भी नहीं आ पाया है 10th के एग्जाम में, तो तू उस 15-10 हज़ार के अंदर कैसे आ सकता है? तेरे से आईआईटी नहीं होगी। बहुत लोगों ने बोला ऐसे, सीरियसली स्टार्टिंग के अंदर ही बहुत लोगों ने बोला। और इससे तुम समझ पा रहे हो कि मेरी मेंटल स्टेट और कॉन्फिडेंस एकदम जीरो लेवल पे था, जिससे नीचे हो ही नहीं सकता। इस कॉन्फिडेंस मतलब इस लेवल का कॉन्फिडेंस था मेरे पास, एकदम जीरो लेवल का। बट उस टाइम पे मैंने सोच लिया था यार कि आज तक मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे मैं अपने कैपेबिलिटीज दिखा पाऊँ। मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करूंगा और मैं आईआईटी फोड़ के निकालूंगा, ताकि इन लोगों को मैं गलत प्रूव कर पाऊँ कि यार शुरुआत में अच्छा होना जरूरी नहीं है, लास्ट में मेहनत करो तो आईआईटी भी निकाल सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दी 11th में आईआईटी की प्रिपरेशन। 11th जैसे 10th का रिजल्ट निकला मैं थोड़ा डिप्रेस था, बट कोई बात नहीं, मैंने स्टार्ट कर दी 11th में प्रिपरेशन। अब 11th में जैसे आए तो अचानक से प्रेशर पड़ा यार, इतने सारे सब्जेक्ट्स थे और इतना जल्दी जल्दी कोर्स करा रहे थे, इतना ज़्यादा ज़्यादा वाइड कोर्स था, बहुत ज़्यादा और अच्छे लेवल पे, मतलब अच्छे लेवल का कोर्स थे सारे सब्जेक्ट्स। और इतने सारे रिफ्रेशर से भी बाद में क्वेश्चन करने थे, रिवाइज करने थे, नोट्स पढ़ने थे और टेस्ट वगैरह देने थे। इतना सारा प्रेशर, अचानक से एकदम नई चीज़ थी। और बहुत शुरुआत में दिक्कत आई, हद से ज़्यादा दिक्कत आई। मतलब कि वो शुरुआत के कुछ महीने तो वर लाइक हेल, मतलब मैं अडेप्ट नहीं कर पा रहा था उन सराउंडिंग्स में। बट धीरे धीरे मेरे को कुछ चीज़ें क्लियर होने लग गई। 2-3 महीनों बाद मेरे को एक दो चीज़ें क्लियर होने लग गई। सबसे पहले मैंने रूल बना लिया कि मैं कभी भी क्लास मिस नहीं करूंगा, हमेशा रेगुलर रहूंगा, कभी भी क्लास बंक नहीं करूंगा, ताकि मैं एक एक चीज़ समझ पाऊँ। सेकेंड चीज़ मैंने कहा कि जब भी होमवर्क दे कोई भी टीचर तो मैं उसको उसी दिन के अंदर करूंगा। प्रोकास्टिनेट करूंगा तो वो बैकलॉग में चला जाएगा। इतना पता चल गया था 3-4 महीने में मेरे को कि बैकलॉग बढ़ रहे हैं अच्छे खासे। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं उस दिन काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि अब से हर होमवर्क उसी टाइम करूंगा और रेगुलर रहूंगा। ये सारे करने लगे तो थोड़ी सी कंडीशन इंप्रूव होने लग गई। एंड अब धीरे धीरे आदत बनानी पड़ी। अब सेल्फ स्टडी में करने लग गया 5-5 6-6 घंटे की, जो कि जरूरी है। 5-5 6-6 घंटे की मेरे को रियलाइज हो गया कि यार इतनी सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। अब यार इतने सारे नुस्खे आजमा के 7-8 महीने हो चुके थे 11th के, अब फिर भी मैं देख रहा था यार टेस्ट में मेरी रैंकिंग कुछ खास इंप्रूव नहीं हुई थी। 1-2 रैंक ऊपर गया था, अभी भी मैं क्लास के टॉप 10% के आसपास भी नहीं था। मतलब कि 50 बच्चे थे टॉप 5 में, मतलब मेरी कुछ 7th पोजीशन आ रही थी, 7th या 8th पोजीशन थी टॉप 5 में, मैं तब भी नहीं था। इवन 8-9 महीने इतना सारी चीजें, इतना प्रेशर लेने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, कि क्यों मैं ऊपर नहीं आ पा रहा। फिर मैंने एक चीज एक टाइम पे रियलाइज की, मतलब एग्जाम देने के बाद एक टाइम मैं बहुत ज्यादा दुखी था, रात को मैंने रियलाइज की कि यार जिनसे मैं कंपटीशन में हूँ वो सब लोग भी तो पढ़ रहे हैं यार। वो लोग कौन सा खाली बैठ रहे हैं, वो भी मेरे जितना ही पढ़ रहे हैं। एंड उनके पास एक हेड स्टार्ट है कि उनने 10th तक अच्छे से पढ़ाई की, उनके पास बेसिक्स उनके अच्छे हैं। मेरे तो बेसिक्स भी इतने अच्छे नहीं है, तभी वो अभी तक मतलब कि आगे है मेरे से। तो फिर मैंने सोचा यार क्या चीज है, मैं ऐसा क्या अलग करूं, कैसा आउट ऑफ द लूप जाऊं जिनसे मैं इनसे आगे निकल सकता हूं, अच्छी प्रिपरेशन कर सकता हूं। तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि यार बहुत ज्यादा लोग हैं कंसिस्टेंट नहीं है प्रिपरेशन में, बीच में छोड़ देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी क्या कर देते हैं, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है जर्नी में, पढ़ाई लगातार नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि यार अब से मैं पढ़ाई लगातार करूंगा अच्छे से।
हर दिन करूंगा और लगातार करता रहूंगा, कभी भी रुकूंगा नहीं। और ऐसा मैं करता गया, बहुत महीने करता गया। एंड फिर मतलब 11th एंड होने का टाइम आ गया। एंड फिर भी मतलब कि 11th एंड होने के बाद 11th पूरा मेरा ऐसा टाइम था जब मैंने हैबिट्स बनाई और बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करी। तो 11th के एंड तक मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें रियलाइज़ कर ली थी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की थी वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि रेगुलर रहना है। सेकंड चीज़, नोट्स टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना यार। जो मैं 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी बता रहा था, जो मैं करता था, उसमें मैं सब चीज़ इंक्लूड करता था कि नोट्स पढ़ो, होमवर्क करो रेगुलरली। एंड सेकंड थर्ड थिंग है वो है कि बैकलॉग्स में मत आने दो चीज़ों को। ये सारी चीजें मैं रखता था। साथ ही साथ में जब 1 साल बीतने लग गया था तब मेरे को पता चल गया था कि बहुत सारी चीजें जो गायब भी होने वाली है, मतलब अपन आगे का काम करते जा रहे हैं, पीछे का काम साफ होता जा रहा है, तो उनको रिवाइज करने की भी नीड आने लग गई थी धीरे धीरे। तो वो भी मैंने अपने शेड्यूल में डाला कि यार इनको रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि अगर मैंने रिवाइज नहीं किया तो वो फिर एकदम पूरा साफ हो जाएगा, पत्ता साफ हो जाएगा। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ भी था कि वो चैप्टर कभी कभार लगते थे कि यार ये तो पढ़े ही नहीं कभी, और वो एक टाइम पे अच्छे थे लेकिन अब एकदम कचरा हो गया क्योंकि उनको रिवाइज ही नहीं किया अच्छे से। तब मैंने कहा यार रिवाइज तो रेगुलरली करना पड़ेगा ताकि वो चैप्टर्स बने रहे। हमारे फिजिक्स टीचर 11th में हमें एक बात बताई थी कि यार IIT जेई वो बंदे निकाल सकते हैं जो अपना 11th 12th का इतना वास्ट सिलेबस एंड तक कैरी कर पाए, अच्छे से रिवाइज कर पाए। जिनका रिवीजन अच्छा होगा, जिन्होंने पूरे 2 साल के सिलेबस को अच्छे से कैरी किया होगा, वो निकाल पाएंगे, ना कि वो बंदे जो 11th या 12th में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी बहुत लोग होंगे जो तुमसे आगे हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन एट द एंड विनर वही बनेगा जिसका रिवीजन अच्छा होगा और जिसने सारा सिलेबस अपना वो अच्छे से कैरी किया, अपने दिमाग में रख रखा है। तो ये चीज मेरे दिमाग में बैठी 11th के एंड तक कि ओके रिवाइज रेगुलरली करना है, बैकलॉग नहीं बनाने, ये सारी चीजें मेरे को फॉलो करनी है। एक और चीज बताना रह गया कि मैं जब भी 11th में मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने एक छोटा सा फोन ले लिया था। मतलब कि उसमें कुछ नेट वगैरह नहीं था, इंटरनेट वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं था। इसमें नॉर्मल कॉलिंग होती थी, बस नॉर्मल कॉलिंग और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस जो एकदम SMS होते हैं ना वो। और उसका भी मैं बहुत टाइम रिचार्ज ही नहीं कराता था। तो अब वो मेरा खुद का डिसीजन था। मैंने स्मार्टफोन उस टाइम इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे पास 10th तक वो सारे डिस्ट्रैक्शंस थे जो तुम इमेजिन कर सकते हो, लगभग सारे, गेमिंग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, हर जगह मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभार इंडल्ज हुआ हूँ। तो मेरे को पता चल गया था कि यार अब उनमें नहीं होना है, तो वो गलतियां दोहरानी नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को, स्मार्टफोन को मैंने रख दिया साथ में और सिर्फ फोन रखता था। बात करें तो यार मैं जब भी है ना छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स, पॉकेट्स ऑफ टाइम चुराता रहता था इधर उधर से। ये 11th के एंड तक बात समझ में आ गई थी कि यार जो लोग हैं उनसे आगे निकलने का, कंपटीशन को बीट करने का ये है कि तुम एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ो, आउट ऑफ द लूप पढ़ो। तो मैं देख रहा था कि जब भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता था मैं पढ़ता था। वैन में आधा घंटा लगता था कोचिंग जाने का, मैं वैन में बुक खोल के पढ़ता रहता हर टाइम। मतलब दोपहर को पढ़ता रहता, रात को नहीं पढ़ पाते थे, अंधेरा होता था, लेकिन मैं दोपहर को पढ़ता रहता था रीडिंग का, ठीक है ना। और मार्केट वगैरह जाते थे तब मैं पढ़ता रहता था, मतलब फोन निकाल के स्क्रीनशॉट्स देखता रहता था, मतलब कभी कभार पढ़ता रहता था। रिलेटिव्स आते तब भी मैं फोन चलाता था और फोन में नोट्स पढ़ता रहता था। तो ऐसे मैंने टाइम निकालना चालू किया, क्योंकि एक चीज मेरे को समझ में आ गई थी कि यार 10 लाख लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, 10 लाख लोग, 10 लाख लोग में से अगर तुम्हें 10-15 हजार टॉप 1% में आना है ना, तो तुम्हें ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो 9,90,000 लोग नहीं कर रहे हैं, वो चीज करनी पड़ेगी तुम्हें। वो सारी चीजें तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारी IIT में अच्छी कुछ एक रैंक आएगी, प्रिपरेशन आएगी। तो ऐसे 12th में मैंने ये सारी हैबिट्स बनाई। अब 12th में भी मैं मेहनत करता रहा, शुरुआत में से लेके एंड तक अच्छे से मेहनत करता रहा। बहुत सारे टीचर्स भी चेंज हुए हमारे कोचिंग में बीच बीच में। बट एक दो चीजें मेरे को क्लियरिफाई हो गई कि यार मेरे को अपना टाइम वेस्ट उसमें नहीं करना कि मैं कौन सी बुक करूँ। मैं एक साल उसी में था कि यार कौन सी बुक करें हर सब्जेक्ट के लिए, कौन सी अच्छी रहेगी। फिर बाद में पता चल गया कि वही बुक करनी है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना कि कौन सी बुक करनी है। टाइम तुम्हें लगाना है कि बुक के सवाल करने में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी कंफ्यूज था कि कौन सी बुक करें जिससे मेरे अच्छी प्रिपरेशन होए। बाद में पता चला कि अच्छी बुक वही है जिनसे तुम्हारे सारे कंसेप्ट कवर कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन मतलब कि उनमें जितने भी एक चैप्टर में क्वेश्चन है वो सारे कंसेप्ट कवर कर रहे हैं और वो जेईई एडवांस तक के लेवल के हों, वो एक अच्छी बुक की कंडीशन में आ जाती है। बात खत्म, एंड ऑफ द टॉपिक। सेकंड थिंग थी कि मैं बहुत ज्यादा शुरुआत में क्या करता था, मैं कोचिंग में पढ़ता था, फिर ऑनलाइन भी पढ़ता था। लेकिन बाद में पता चला कि यार टीचर से पढ़ने का फायदा नहीं है। फर्क तब पड़ेगा जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तुम 4 जगहों से पढ़ लो, लेकिन तब भी तुम्हें वो टॉपिक्स इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जब तुम एक टीचर से पढ़ो और फिर सेल्फ स्टडी करो। वो वाला बंदा ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा डिस्पाइट वो बंदा जो 4 टीचर से पढ़ रहा है। समझ रहे हो? मतलब कि तुम हर अलग अलग जगह से पढ़ने के बजाय
एक टीचर से पढ़ो और फिर सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। ये सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, मतलब कि मैंने थोड़ा लेट रियलाइज़ किया। एंड बता देता हूँ मैं तुम्हें कि एक ही टीचर से पढ़ो, और एक अच्छे टीचर की क्या डेफिनेशन होती है। सबसे पहला है कि यार वो तुम्हारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करे। केमिस्ट्री में तो देखो इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हो नहीं सकता, वो मैं मानता हूँ, लेकिन मैथ्स फिजिक्स में अगर कोई तुम्हारा इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, वो टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, एंड सेकंड थिंग है वो जेईई एडवांस तक के लेवल के क्वेश्चन करा रहा है, नोट्स बनवा रहा है, देन वो एक अच्छे टीचर की कैटेगरी और कुछ डेफिनेशन में आ जाता है एंड ऑफ द टॉपिक। सीरियसली, मतलब तुम्हें इतना टाइम नहीं करना कि इधर से पढ़ो, अनअकैडमी, यूट्यूब, इधर उधर से। तुम बस 2 पॉइंट देखो ना, वो बंदा मतलब कि तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप कर पा रहा है सब्जेक्ट में, एंड सेकंड पॉइंट है कि क्या तुम्हें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस या फिर नोट्स करवा पा रहा है। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स तुम उसी से पढ़ो, और दिमाग इधर उधर लगाने की जरूरत ही नहीं है, वेस्ट करने की जरूरत नहीं है एनर्जी। अब ये सारी चीजें समझ में आई, 12th में मैं पढ़ने लग गया, ऑनलाइन वगैरह मैंने बंद कर दिया, कोचिंग वाले टीचर से ही पढ़ता था, क्वेश्चन करता था। 12th में मेहनत करता गया, 12th में मेहनत मैं फिर करता गया, और मैं कंसिस्टेंट रहा। उस कंसिस्टेंसी की वजह से मैं 12th के एंड तक मेरी रैंकिंग फिर आने लग गई 4th के आसपास। कभी मैं 4th होता था, कभी मैं 3rd, कभी 5th, इस इधर घूमने लग गया मैं आराम से हर बार। और सिटी रैंकिंग की बात करें तो तब मेरी 40 के आसपास आती थी। मैं जयपुर में पढ़ता था, कोटा में नहीं गया था, तो जयपुर में मेरी 40 के आसपास आ जाती थी सिटी रैंकिंग, रेजोनेंस के अंदर। रेजोनेंस मेरी कोचिंग थी, तो ये था उस टाइम पे हाल। अब ये 12th के एंड की बात है। 12th के एंड का मतलब है कि 2020 की जस्ट स्टार्टिंग, यानी 1 जनवरी के आसपास ये हाल था। अब जनवरी में हमारा फिर जेईई मेंस था, वो दिया, और वो कुछ खास अच्छा नहीं गया, मतलब 98.6 परसेंटाइल आई है मेरी। इतना मतलब मेरी को एक्सपेक्टेशन थी मेरी 99 के आसपास, बट नहीं आई। अब वो मैं डिप्रेस्ड हो गया यार, उसको परसेंटाइल देखी कि यार मैंने 2 साल कंसिस्टेंट रहा, इतनी मेहनत करी, लोगों को सोचा कि यार गलत प्रूव करूंगा, और इसी मोटिवेशन लेके मैं पढ़ा, हर जगह से मोटिवेशन लेने की कोशिश की, यूट्यूब वगैरह से, और बीच बीच में पढ़ाई की। मैंने 2 साल अपने को पूरा झोंक दिया, और फिर भी मेरी 98.6 परसेंट आई। मैंने रैंक निकाल के देखा कि यार 15-16 हज़ार रैंक आएगी। मैंने देखा यार 16,000 रैंक, इस पे तो आईआईटी कहाँ मिलेगी। फिर मैं आईआईटी की होप छोड़ दी। रियली उस टाइम पे, जनवरी के टाइम पे मैंने होप छोड़ दी। उस टाइम कोरोना नहीं आया था, कोरोना का जस्ट अभी पता नहीं चला था। 2020 जनवरी की बात है, एकदम स्टार्टिंग की। तो मैं पूरा शैटर्ड हो गया, और मतलब मैंने देखा यार खुद की जब मेहनत का फल नहीं दिखता ना, तो यार अंदर डिप्रेस हो जाता है, अंदर से यार खोखला हो जाता है कि यार क्यों नहीं हो रहा है यार, मतलब बाकी सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। मतलब मेरे आगे 2 लोग थे यार जिनने मेहनत की थी मेरी जितनी, बट उनकी 99.4 और 5 आई, एंड मैं देख रहा यार मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो वो उस टाइम बहुत बुरा टाइम था यार, और मैं डिप्रेस्ड हो गया। मैं 2-3 महीने नहीं पढ़ा लिटरली। फिर जैसे ही कोरोना वगैरह आया, वो था, मैंने बोर्ड्स भी अच्छे से पढ़ के नहीं दिए, एंड 12th के बोर्ड्स में मेरे 90% नहीं बनी। तो उससे और दिमाग खराब कि यार अब तो कहीं नहीं होने वाला। मतलब 89.6% बनी थी, तो वो भी 90% भी नहीं बनी थी। मैंने कहा यार ये लो, ये और चोट लग गई, बट उस टाइम में मैं डिमोटिवेट नहीं था। फिर अचानक से 3-4 महीने ब्रेक देने के बाद मैंने कहा यार अब वापस, मतलब कि एक अचानक से एक एनर्जी जागी। सोचा कि यार अब 3 महीने मेहनत करके देख लेते हैं। बहुत रेस्ट कर लिया, 3-4 महीने टाइम पास कर लिया डिप्रेस होके। ऐसे डिप्रेस बैठे रहोगे तब तो अपन से कुछ होने नहीं वाला। कुछ मेहनत करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो क्या पता शायद हो जाए। कोरोना भी आ रखा है, उस टाइम कोरोना आया था। मैंने एक चीज देखी थी कि यार मैं क्या करता था, जब भी कोई घटना होती थी ना मेरे साथ, तो मैं उससे कुछ मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करता था कि यार ये हुआ है तो इससे मैं पॉजिटिव साइड देखूं इस चीज की, हर चीज की। तो जैसे कोरोना है ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनने बोला ले यार और पढ़ना पड़ेगा अच्छे, और 1-2 महीने एग्जाम पोस्टपोन हो गया। तो यार उनने ये बोला। अब मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि यार अब मैं महीने मेरे को एक्स्ट्रा मिले हैं, तो मैं ज्यादा मेहनत डाल सकता हूँ। जो लोग अभी एकदम रिलैक्स होकर बैठे कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, मैं अभी पढ़ाई कर सकता हूँ और अच्छा स्कोर कर सकता हूँ उनसे। तो मैंने पढ़ाई की, 3-4 महीने मैंने लग के पढ़ाई की लिटरली। और लग के का मतलब ऐसा नहीं कि यार 15-16 घंटा, नहीं, मैं बिलीव करता था कि 9 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 9 घंटे से पढ़ो कि एकदम बेस्ट कंसंट्रेशन से। तो मैं 9 घंटे पढ़ता रहा, टेस्ट पेपर्स वगैरह लगाए, नोट्स वगैरह अच्छे से रिवाइज किए, और इन 3 महीने में मैंने अच्छे से मेहनत करी, एकदम पूरा जोर लगाया, तब जाके मेरे 99.7 परसेंटाइल बन गए फिर मेंस में। एंड तब मजा आया, तब जाके एकदम अंदर से जो सुकून है ना वो मिला यार, कि अब मेरी मेहनत का फल मिला मेरे को। और 3,000 रैंक आई मेंस के अंदर, तो मैंने कहा अब आया मजा। 1 महीने बाद था फिर जेईई एडवांस का एग्जाम, और उसमें मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की। पता नहीं यार, मेरे को लग रहा था अब तो एनआईटी ले लेंगे, खुश है। मतलब आईआईटी का भी सोचा था, बट मैंने देखा कि यार आईआईटी में यार सीएस तो नहीं मिलने वाली इस रैंक्स पे, तो मैंने कहा एनआईटी में सीएस ले लेंगे। बट उस टाइम मेरी मेंटेलिटी बिल्कुल गलत थी, ये जो सोच थी वो गलत थी। मैं कुछ खास नहीं पढ़ा, और फिर 4,300 1000 रैंक नीचे गिर गई मेरी।
बाद में मेरे को पता चला कि यार सीएससी इकलौता नहीं है वो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बनेगी, उस पर मैं बना दूंगा कि क्यों मैंने ये ब्रांच वगैरह मतलब आईआईटी में लोअर ब्रांच ली इंस्टेड ऑफ एनआईटी में सीएस। रिफ्रेशर की बात करें तो यार मैंने फिजिक्स में कुछ खास मतलब कि जो कोचिंग की मॉड्यूल्स थी वो मैं करता था। मैथ्स में मैंने सिंगेज फॉलो की जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने एन की। बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी और मॉड्यूल करी और नोट्स वगैरह किए, उससे हो जाता है सारा काम। और इन सब से मेरे ये रैंक आई, और वो जो टाइम अब मैं देखता हूँ यार वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि अब बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसका फल मिल रहा है। एंड आज मैं अपने आप को प्रूव कर चुका हूँ। जब आप अच्छी रैंक ले आते हो, जब तुम्हारी मेहनत सफल हो जाती है ना, तो उसकी एक अलग ही फील होती है, एक अच्छी सी फील होती है। मन अंदर से खुश हो जाता है कि यार हाँ यार मेहनत सफल हो गई। और अगर देखो यार तुम ये इस बात समझो कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ना, अपना बेस्ट नहीं दोगे, तो जब भी रिजल्ट आएगा और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो तुम मतलब कि बहुत कभी कभार शर्म आ जाती है कि यार खुद को मिरर में देखने की, कॉन्फिडेंस गिर जाता है बहुत ज़्यादा लोगों का। मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यही है कि यार अपना बेस्ट दो। ये थी मेरी पूरी जर्नी। एंड तुम्हें इससे मोटिवेशनल और एक यूजफुल चीज़ें बहुत सारे पॉइंट्स अगर तुम्हें मिले हो तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, इट वुड मीन अ लॉट। मैंने तुम्हें अपनी पूरी जर्नी बता दी, मैंने क्या क्या चीज़ें की थी। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए तुम कमेंट सेक्शन में बता देना। इस वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी बता देना। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।